नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले हेडलाइंस। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बैंक्रप्सी, जीएसटी जैसे अहम बिल लटके। महंगा पड़ा कीर्ति आजाद को मुंह खोलना। डीडीसीए घोटाले में अरुण जेटली पर उठाए सवाल तो पार्टी ने किया निलंबित। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि सस्पेंड हो गए या किसी को आप निकालो या अरुण जेटली चोर हैं, मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए भी थी। डॉक्टर लाल पैथ और अल्केम लैब्स का निवेशकों को क्रिसमस गिफ्ट। लिस्टिंग के पहले दिन डॉक्टर लाल पैथ लैब ने करवाई 50% की कमाई। अल्केम ने भी दिया 30% का मुनाफा। आरबीआई ने पेश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। घरेलू मोर्चे पर राहत, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव बरकरार। रूस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ होगा डिनर। एजेंडे में बड़े रक्षा सौदे। चीन अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा करोड़पति। इक्विटी में निवेश कर बनाते हैं पैसा। कार्वी की हेल्थ रिपोर्ट। शुरुआत देश से जुड़ी खबर से, जो सबसे महत्वपूर्ण है। संसद का एक और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई हैं। हंगामे की वजह से संसद में जीएसटी, रियल एस्टेट जैसे कई बिल अटक गए हैं। यहां तक कि लोकसभा में कल पेश हुआ बैंक्रप्सी बिल भी जॉइंट सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। संसद सत्र धुलने के लिए सरकार और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। हर एक दिन एक नया बहाना ढूंढना, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करके लाना और हंगामा करना और उसको चलने नहीं देना, ये सिलसिला चलते रहा। पूरा देशवासियों को देखने में मिला है। क्या बिल नहीं पास हुआ? कल ही तो हमने निर्भया बिल वो पास कर दिए, वो जुवेनाइल जस्टिस का हमने पास कर दिए। कई बिल जो अगर इनकी प्रायोरिटी थी। और मुझे ये बताइए, इस सरकार को बिल से कितना प्रेम हो गया अचानक से? पहले तो बड़े ऑर्डिनेंस देते थे तो ऑर्डिनेंस देके ला लेते अगर सचमुच इनको करना था। मगर ये तो हमारे ऊपर समस्या ढकल के ये अपना समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक सरकार जीएसटी और बैंक्रप्सी बिल को बजट सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी। We are hopeful of both GST as well as the bankruptcy code, and if indeed all parties work together to really think about the interests of the nation rather than really pursuing their vested interests, then we will be in a situation where we will be able to give a double booster shot to the economy with the GST constitutional amendment passed as well as the bankruptcy bill. अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हलचल तेज होने के बाद आज फिर से राज्यसभा में जमकर बवाल मचा। शिला पूजन कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने वेल में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सांसद वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने केंद्र और यूपी की अखिलेश सरकार दोनों को निशाने पर लिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बेवजह माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटर को भी इस मामले में अपने लोगों के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा जिम्मेवारी इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार की बनती है। जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार थी, मैंने वहां पर कोई ऐसा काम नहीं होने दिया जिससे कि वहां पर हालात खराब हो। राज्यसभा में कामकाज नहीं होने पर सभापति हामिद अंसारी ने निराशा जताई है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि वो राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे हो, इस बारे में गंभीरता से सोचें। राज्यसभा का कीमती वक्त बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। The chair appeals to the honorable members, 1, to introspect on this state of affairs, 2, to desist from approaches and practices that demean the stature of the Rajya Sabha, and 3, urges them to make the fullest possible use of the instrumentalities of accountability and discussion available to them under the rules of procedure. कभी असहनशीलता, कभी नेशनल हेराल्ड। संसद में हंगामे का रोज मिला नया बहाना।
संसद में लटक गए अहम बिल। रोड पर भारी पड़ेगा संसद का हंगामा। आवास अड्डा पर सबसे बड़ी बहस रात 9:28 पर। इधर दिल्ली में राजनीतिक हलचलें लगातार तेज हो रही है। आज कीर्ति आजाद को दिल्ली में क्रिकेट के भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर निलंबित कर दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आजाद को निलंबित किया है। कीर्ति आजाद को पार्टी लाइन से अलग जाने और अरुण जेटली की आलोचना करने पर खामोश किया गया है। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने कीर्ति आजाद पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साठगांठ करने का भी आरोप लगाया है। कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा था और संसद में भी कहा था कि डीडीसीए में जिस वक्त घोटाला हुआ उस वक्त अध्यक्ष अरुण जेटली थे। इधर पार्टी से निकाले जाने के बाद कीर्ति आजाद ने कहा है कि उन्होंने कभी अरुण जेटली का नाम नहीं लिया। उनका कहना है कि सच बोलने पर पार्टी से निकाल दिया जाता है और इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बता दिया जाता है। मैंने तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का समर्थन करता हूं क्योंकि वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने तो ये बात कही कि इतने सालों से हो रही थी। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि सस्पेंड हो गए या किसी को आप निकालो या अरुण जेटली चोर हैं। मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए हुई थी और इतनी ज्यादा वायलेशन है कि आज जो आदमी लड़ता रहे 10 साल तक, जिसको पॉलिटिकली लोग प्रताड़ित करते रहे, जो सच्चाई की बात करे वो बाहर हो जाए और उसको एंटी पार्टी कहा जाए। इधर बीजेपी नेता सुशील मोदी का कहना है कि कीर्ति आजाद पार्टी के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। अरुण जेटली के खिलाफ बयानबाजी करने और संसद के भीतर बाहर पार्टी पर कीचड़ उछालने की सजा आजाद को दी गई है। लेकिन अभी तो जो कार्रवाई हुई, अभी जो पिछले 5-6 दिनों में जो संसद के भीतर, संसद के बाहर और डीडीसीए प्रकरण में जिस तरह से विरोधियों के साथ मिलकर और अरुण जेटली को अपमानित करने का प्रयास किया गया, तो उसी संदर्भ में कार्रवाई पार्टी ने की है। कीर्ति आजाद को बीजेपी से निकाले जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने साफ कहा कि बीजेपी में तानाशाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में हिटलर की आत्मा प्रवेश कर गई है। विपक्ष में कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई होगी और पार्टी के अंदर कोई बोलेगा तो उसे पार्टी के बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाएगा। अब जाके देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय में ये बोर्ड नहीं लगा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, बल्कि वहां एक बोर्ड और लग गया है कि जो सच बोलेगा उसको सजा मिलेगी। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंच चुके हैं। आज रात अब से कुछ देर बाद मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डिनर पर मुलाकात करेंगे, जबकि कल वो 16वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि यहां पर बड़े समझौते होने की उम्मीद है। हम सीधे चलेंगे मॉस्को, जहां पर हमारी संवाददाता आंचल वोहरा है। आंचल, बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है प्रधानमंत्री का ये दौरा, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से बड़े डील्स हो सकते हैं? एजेंडे पर क्या लेकर गए हैं पीएम? देखिए, डिफेंस हमेशा की तरह दोनों देशों में काफी महत्वपूर्ण हमेशा रहा है, अब भी महत्वपूर्ण है। और जब से भारत का थोड़ा झुकाव यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ हुआ है तो रशिया और भी छटपटा गया है कि आपका हमारे साथ रिश्ता है, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, तो डिफेंस में ज्यादा जोर लग रहा है। तो रशिया ने ऑफर किया इंडिया को कि 200 कम ऑफ 226 चॉपर्स बनाए जाएं। ये लाइट वेट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। इस वक्त हम चेतक और चीता यूज करते हैं। ये हमारे जो सिपाही, हमारे जो जवान सियाचिन में हैं, उनके लिए ज्यादातर इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स मदद में आते हैं। हमारी फ्लीट बूढ़ी हो रही है, चीतक और चेता, तो उन्होंने कहा कि ये 200 हम साथ में बनाते हैं। मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर को भी पुश मिलेगा और रशिया को इसमें जो है फायदा भी होगा क्योंकि डिफेंस डील होगी। तो 140 भारत बनाएगा और 60 रशिया बनाएगा, ये सुनने में आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डील है। लेकिन एक और भी डील जो डिफेंस के मामले से सुनने में आ रही है वो है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये एक एयर डिफेंस शील्ड है। चाइना 4 खरीद चुका है, भारत शायद 5 खरीदे। ये बेसिकली इनका काम ये होता है कि अगर आप एट वॉर हैं, जंग चल रही है आपके देश में, तो ये एयर डिफेंस आपके जो पॉपुलेशन सेंटर्स को ये बचा सकता है, एयर डिफेंस शील्ड, क्योंकि इसके ऊपर जो भी उड़ता है, मिसाइल कोई फेंकना चाह रहा है या कोई प्लेन है, तो उसको इट कैन अटैक बैक, उसको वापस ये फायर कर सकता है। तो ये एक बड़ी डील है। और दूसरी, अकुला क्लास सबमरीन
रशिया देना चाहता है भारत को, लेकिन भारत टॉप वर्जन चाहती है जो रशिया नहीं देना चाहता, क्योंकि वो उनकी खुद की डिफेंस है यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ। तो ये डिफेंस की डील्स हुई। एनर्जी में भी है, न्यूक्लियर एनर्जी में कुदनकुलम प्लांट चल रहा है, उसमें यूनिट 5 और यूनिट 6 5वीं और 6ठी यूनिट के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है, और भारत एक नए न्यूक्लियर प्लांट के लिए आंध्र प्रदेश में साइट एलोकेट कर सकता है रशिया को। लेकिन एनर्जी की बात खाली न्यूक्लियर एनर्जी तक सीमित नहीं है, इसमें एनर्जी की भी, जहां ओएनजीसी विदेश के सीईओ मौजूद है मिस्टर वर्मा, उनसे भी हमारी बात हुई और वो ये कह रहे हैं कि 2 एसेट्स अभी हमारे पास हैं, एक तो इंपीरियल एनर्जी और साइक्लोन 1 में 20% स्टेक है, यूएस का भी है, जापान का भी, हमारा भी 20% स्टेक है। तो एक और एसेट इस बार ओएनजीसी विदेश को मिलेगा। और इकोनॉमी पे भी तवज्जो है, लेकिन ये देखना है कि रशिया में जो जी, तो आपने नाम लिया ओएनजीसी विदेश के जो सीएमडी वहां पर है, एक बड़ा डेलीगेशन इंडियन सीईओज का प्रधानमंत्री के साथ वहां पर है और अब कल मुलाकात करेंगे रशियन सीईओज के साथ। इस बैठक में क्या हो सकता है, क्या बड़ी डील्स हो सकती है, अगर आप हमें बता पाए। देखिए, एक तो ओएनजीसी विदेश, तो एनर्जी बहुत बड़ा एक उसमें हमारा है। अभी हमने देखा जी, यहाँ गोदरेज साहब भी घूम रहे थे होटल में, रिट्स कार्लटन के हम बाहर खड़े हैं जहाँ प्रधानमंत्री रुके, हमारी डेलीगेशन है, तो सीईओज मिल रहे हैं। देखिए, जो इरादा है कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक पुश होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक जो डील्स है वो कुछ ही सेक्टर से में लिमिटेड है, उसको पुश कैसे किया जाए। तो ये अभी एक सपना है, एक डिजायर है, ज्यादा उसमें कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो, जो यूरेशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान और कंट्रीज रशिया इंक्लूडेड, उनके साथ थोड़ा बिजनेस बढ़ सके। तो इसमें एग्रो प्रोडक्ट्स को शायद वो पुश करें। आप देखिए, रशिया ने ईयू, यूरोपियन यूनियन के जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, दूध और मांस वगैरह, इनको बैन किया हुआ है, क्योंकि ईयू ने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, यूक्रेन में जब इन्होंने क्राइमिया के ऊपर एक्शन लिया था रशिया ने। तो अब इंडिया ये सोच रहा है कि जो हमारी कंपनीज हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, क्या वो इन सेक्टर्स में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, हमारी शायद कुछ ही कंपनी उस सेक्टर में आ सकेंगी। उसका मतलब फिर भी ये नहीं बनता कि हमारी कंपनीज ट्राई ना करें। तो वो एक सेक्टर है जिसमें पुश किया जाएगा। और डायमंड इंडस्ट्री तो आपको मालूम ही है, यहाँ माइन किया जाता है, भारत में कट और पॉलिश होता है, तो उसको भी आगे लेके जाया जाए, ये विचार है। जी, बहुत शुक्रिया आंचल, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मॉस्को से हमारी संवाददाता आंचल हमें बता रही थी कि क्या कुछ है प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे पर, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है रक्षा सौदों में, डिफेंस सौदों में और परमाणु सौदों में, और इसके अलावा कैसे दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा। और कुछ और खबरें लेंगे, लेकिन यहां पर लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे डॉक्टर लाल पैथ और एल्केम लैब्स का निवेशकों को क्या मिला है क्रिसमस गिफ्ट। और अब बात आज लिस्ट हुए 2 आईपीओस की, जिसने निवेशकों को मालामाल कर दिया। डॉक्टर लाल पैथ और एल्केम लैब्स क्रिसमस से पहले ही निवेशकों को आज इन्होंने क्रिसमस का गिफ्ट दे दिया। दोनों आईपीओस की बेहद शानदार लिस्टिंग ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। डॉक्टर लाल पैथ ने जहां 50% का धुआंधार रिटर्न दिया है, तो वहीं एल्केम लैब ने भी एक दिन में 30% से ज्यादा की मोटी कमाई करवाई है। डॉक्टर लाल का इशू प्राइस 550 रुपए था और ये 720 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि एल्केम लैब 1050 रुपए के मुकाबले 1380 रुपए पर लिस्ट हुआ है। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज हरियाली थी। दमदार ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में जोरदार खरीदारी दिखाई दी। सेंसेक्स आज 260 पॉइंट चढ़ा है और निफ्टी में भी करीब 80 पॉइंट की तेजी दिखी है। बैंक शेयरों में जमकर खरीदारी रही। मेटल और आईटी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी रही। आज की तेजी में शॉर्ट कवरिंग का भी एक बड़ा हाथ रहा। देश की वित्तीय सेहत इस वक्त अच्छी दिख रही है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 महीने में घरेलू जोखिम घटा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जोखिम एक बड़ी चिंता बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने कंपनियों पर भारी कर्ज, साइबर फर्जीवाड़ा और मौसम की बेरुखी को 3 बड़ी चुनौतियों के तौर पर देखा है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या। प्रदीप, क्या कह रही है रघुराम राजन की ये रिपोर्ट, स्ट्रेस कहां पे दिख रहा है? 3 मुद्दे अगर हम कहें जिन पर आगे काफी हद तक इकोनॉमी का दारोमदार रह सकता है और अभी जो तस्वीर सुधरी है उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, तो उनमें कच्चा तेल, ग्लोबल मार्केट्स और साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे रिस्क फैक्टर की तरह नजर आते हैं। लेकिन बैंकों को लेकर तस्वीर थोड़ी पॉजिटिव लग रही है।
अगले साल भर के दौरान यहां पर उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा एनपीएस बढ़ेंगे। पूरे बैंकिंग सेक्टर के एनपीएस अभी 5.1 है, वो सितंबर 2016 तक 5.4 हो सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि पिछले साल भर में अगर हम देखें तो काफी बड़ा जंप आया और करीब करीब डबल होते हुए एनपीएस नजर आए थे। वो रफ्तार आगे कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहां पर एक जो खास चिंता की बात यहां पर आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि एनपीएस में कुछ सेक्टर्स का काफी बड़ा योगदान दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में खास तौर पे एनपीएस हो रहे हैं, सर्विसेज में कम है, रिटेल में तो बिल्कुल ही नहीं है। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर स्ट्रेस घरेलू मोर्चे पे तो राहत है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय कारण है, फैक्टर्स हैं, वहां से थोड़ी दिक्कत या चिंता की बात है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से खरीदारी करने या ऑनलाइन पेमेंट करने पर इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैश ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए सरकार ऐसे ही कुछ बड़े ऐलान बजट में कर सकती है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ है ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, पहले तो ये बताएं कि कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट करने पर इनकम टैक्स में छूट कैसे मिलेगी? इनकम टैक्स में छूट कुछ इस तरह से मिलेगी कि अगर कोई शख्स अपनी आमदनी का एक तय हिस्से से ज्यादा का खर्च क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करता है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए करता है, या फिर मोबाइल वॉलेट के जरिए करता है, तो उस तय रकम पर टैक्स छूट दिए जाने की संभावना है। या तो पूरी तरह से टैक्स रियायत मिलेगी या फिर उस पर इनकम टैक्स कम लगेगा। उसी तरह कोई कारोबारी जो कुल पेमेंट लेता है, एक तय रकम से ज्यादा का पेमेंट अगर वो कार्ड के जरिए लेता है या फिर ऑनलाइन लेता है, तो फिर उसको भी उस रकम पर टैक्स छूट दी जाएगी। तो ये प्रावधान किए जाने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण। देश की तीसरी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो इन दिनों शॉपिंग में लगी हुई है। आज कंपनी ने अमेरिकी बिजनेस प्रोसेस फर्म विटियोस को $13 करोड़ में खरीदने का ऐलान किया है। इस महीने में विप्रो की दूसरी बड़ी डील है, जबकि पिछले 6 महीने में ये तीसरा सौदा है। विटियोस के पास करीब 500 क्लाइंट है। पिछले साल कंपनी की आय करीब $2.5 करोड़ रही थी। क्रिसमस करीब है। अगर आप अपने बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो आप उनके सीक्रेट सैंटा बन सकते हैं। जाहिर है, इसके लिए आपको उनके लिए एक अच्छा सा बढ़िया गिफ्ट खरीदना होगा। टाइम ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए इसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं एक बढ़िया गिफ्ट खरीदने में। ये धूम है क्रिसमस की। इस टॉय स्टोर में सीजन के खास लॉन्च मौजूद हैं आपके बच्चे का क्रिसमस गिफ्ट बनने के लिए। 600 से 6000 रुपए की रेंज में आपको उड़ता हुआ रोबोट, जूतों पर लगने वाले ग्लाइडर्स और होवर बोर्ड्स मिल सकते हैं। और अगर आप सीजन के फ्लेवर के साथ चलना चाहते हैं तो स्टार वॉर्स लाइट सेबर तलवार है आपके लिए। हम लोग 10 टॉप 10 टॉयज निकालते हैं एवरी क्रिसमस, व्हिच विल से दिस आर द टॉयज फॉर द सीजन, just to make it easier for a parent or a child to buy के इस सीजन में क्या खरीदा जाए। So we bring that top 10 list। आपका बच्चा अगर ये साल का है तो इसमें बहुत हेल्दी मिक्स होता है कि आप छोटा बच्चे के लिए भी है, बड़े बच्चे के लिए भी है, एजुकेशनल है, हाई प्ले वैल्यू है। सो डिफरेंट टाइप के टॉयज हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम आर द बेस्ट ऑफ द लॉट्स। लेकिन इस साल नंबर 1 पोजीशन पर है सबसे हिट खिलौना स्टार वॉर्स का स्पैरो BB-8 रोबोट। अमेरिका और ब्रिटेन में BB-8 का इतना क्रेज है कि क्रिसमस के पहले ही इसके सारे पीस बिक गए। BB-8 को आप फोन ऐप से चला सकते हैं और इस पर अपने दोस्तों को स्टार वॉर्स के होलोग्राम मैसेज भी भेज सकते हैं। BB-8 आपको Amazon पर 9000 रुपए में मिल जाएगा। राधिका कुमार, मुंबई। अब एक और अहम खबर, भारत में इस साल करोड़पतियों की संख्या 20% बढ़ी है। यानी करोड़पतियों के मामले में भारत सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे रह गया है। तो क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, जानने के लिए हम बात करेंगे अपनी सहयोगी तमन्ना से। तमन्ना, क्या कहती है रिपोर्ट? करोड़पति कहाँ निवेश करते हैं? क्या है राज उनकी इस सक्सेस का? विपिन, सबसे पहले तो ये रिपोर्ट कहती है कि ये सारी बातें जो चल रही है, मंदी की, ग्लोबल स्लोडाउन की, एक बड़ा तबका है जिसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यूएस और चीन के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति भारत में ही है और इनकी संख्या बहुत अच्छी खासी बढ़ी है। पिछले एक साल में करोड़पतियों की संपत्ति में 28% की बढ़ोतरी हुई है इस आखिरी साल में। और HNIs और अल्ट्रा HNIs की 2 कैटेगरी इस रिपोर्ट में दी गई है। HNIs वो है
हैं जिनकी संपत्ति 6 करोड़ से ज्यादा है। अल्ट्रा HNIs की संपत्ति 600 करोड़ से ज्यादा है और उनकी भी करीब 15% संपत्ति बढ़ी है। करोड़पतियों की जो संपत्ति है, अब सवाल है कि कहां से वो पैसे आ रहे हैं, और इसका जवाब है इक्विटी, सिर्फ इक्विटी। ऐसे जो लोग CNBC आवाज देखते हैं, यहां पर मार्केट्स फॉलो करते हैं, उनके लिए भी मौका है करोड़पति और अरबपति बनने का। देखिए, इक्विटी में उनकी इन्वेस्टमेंट 19% बढ़ी है पिछले एक साल में। तो जब 19% बढ़ी है तो जाहिर सी बात है किसी और चीज के मुकाबले वो इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं, इसलिए उन्होंने कम इंटरेस्ट दिखाया सोना और प्रॉपर्टी में पिछले एक साल में, और उसकी बनस्पत बॉन्ड और इक्विटी में 19% निवेश बढ़ाया है। चलिए, तो ये है राज कैसे बन रहे हैं करोड़पति इस देश में और ज्यादा अमीर इक्विटी में पैसा लगा के, और इसके लिए क्या जरूरी है? CNBC आवाज देखना। शुक्रिया तमन्ना। चलिए, इसी के साथ आवाज एट 9 में लेंगे आपसे इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।